फिर ज्वाइन कर पा रहे थे, उनके साथ जो है कि टेक्निकल इशू हो रहा था। तो आप कोई वरी नहीं है, ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, आप उसको जा करके अच्छे से देख सकते हैं। और जिन लोगों को भी इस बजट का पीडीएफ चाहिए होगा वो आप हमसे संपर्क करेंगे, वो सारे लोगों को जो है कि ये बजट का पीडीएफ दे दिया जाएगा। आदित्य सर ने इसको बहुत मेहनत से बनाया है। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं बिहार का करंट अफेयर। तो पहले भी पढ़े थे और कुछ चीजें आज भी पढ़ लेते हैं, इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग बिहार के करंट अफेयर को जो है कि खत्म करेंगे। और बिहार के करंट अफेयर में एक बात ये है कि करंट अफेयर जो भी होगा वो लगभग वन लाइनर फॉर्मेट में रहता है, बहुत उसमें कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं रहता है, याद करने वाला मसला रहता है। तो बस उसको उसी तरीके से देखेंगे, जो चीजें वन लाइनर है उसको वन लाइनर तरीके से ही देखते जाएंगे। तो एक न्यूज आया है कि पासपोर्ट बनवाने में जो है कि एक जिला है बिहार का, उसको प्रथम स्थान मिला है। कोई गेस कर सकते हैं क्या? सिवान। जी, ये सिवान है सर। सिवान सिवान कई सिवान। कई कई बार से जो है सिवान कि सर। प्रथम स्थान पे रह रहा है। तो पासपोर्ट बनवाने में इसके लोग जो करके खास करके मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत लोग जाते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, वहां से जो है कि लोग जाते हैं। और अगला न्यूज ये है कि क्या कहते हैं, बड़े मेले का आयोजन बड़ेम राघव सूर्य मंदिर में किया गया है। ये बड़ेम राघव सूर्य मंदिर कहाँ है, ये कोई बता सकते हैं? औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। जी, औरंगाबाद में है। तो बड़ेम मेले का आयोजन किया गया है बड़ेम राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। एक न्यूज है कि कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उसको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी 38 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। वो प्रशिक्षण केंद्र किस नृत्यांगना के नाम के ऊपर होगा? आम्रपाली। आम्रपाली। जी, वो जो कलाकार खोला जाएगा ये एक सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, आम्रपाली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, वो हमारे आर्टिस्टों के लिए खोला जाएगा। और ये सभी 38 जिलों में जो है कि कलाकार प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। उसका नाम क्या होगा? आम्रपाली कलाकार प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है। मुजफ्फरपुर में एक स्थान है बाबा गरीबनाथ धाम, यहाँ पे जो है कि फूलों की होली खेली गई थी। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, इस तरीके से जो है कि मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम है और वहाँ पे फूलों की होली खेली गई थी। हमारे यहाँ तो बहुत कम प्रचलन है, वो जो क्या कहते हैं मथुरा की तरफ, वृंदावन की तरफ तो बहुत ज्यादा फूलों की होली खेलने का प्रचलन है। तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। नारायण ठाकुर है, इनका संबंध जो है कि पैरा एथलीट से है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नारायण ठाकुर जी हैं और इसका संबंध जो है कि पैरा एथलीट से। एक न्यूज हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था कि अररिया के एक खो खो खिलाड़ी हैं, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? नसरीन शेख। जी, नसरीन शेख नाम की एक खिलाड़ी है, जिसको कि वो अररिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में भी पढ़ा था इस बात को। तो अररिया की एक खो खो की खिलाड़ी है नसरीन शेख, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो कि इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बिहार के लिए काफी सम्मान की बात है। एक साहित्यकार हैं, उनको जो है कि भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान मिला है। तो क्या साहित्यकार का नाम आप बता सकते हैं? साहित्यकार जिनको कि जी, साहित्यकार का नाम है अविनाश अमन, जिनको कि भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान मिला है। ठीक है, साहित्यकार का नाम है अविनाश अमन, उनको भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानव हिंदी सेवा सम्मान दिया गया है। ठीक है। जो लोग लेट से जुड़े हैं, तो बजट की क्लासेस हो चुकी हैं, तो उनका वो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। जो लोग लेट से जुड़े हैं सिर्फ उनके लिए ये सूचना है। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि राजगीर में जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बताना है कि यह विश्वविद्यालय किनके द्वारा बनाया गया था। कुमार गुप्त। और दूसरा ये भी सवाल है इसमें कि इसको यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 16 में सर। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? नालंदा महावीर नालंदा विश्वविद्यालय। जी नहीं, नाम बताइए। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। जी नहीं, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नाम है इनका। ठीक है। एक ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन्होंने टोटल मिलाकर के 9 बार ये क्या कहते हैं पीएम पद का शपथ ले चुका है। तो आपको ये बताना है कि ये पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? 2000 पहली बार, उससे पहले भी एक बार बने थे। 5 से पहले भी एक बार। 2005। कब? 5 से पहले भी एक बार बने। जी नहीं, जो 2000 बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। 3 मार्च 2000 ईस्वी को, ये सही बता रहे हैं, टीटी कोई है। 3 मार्च 2000 ईस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार जो है कि सीएम बने थे, और वो 7 दिनों के लिए रहे थे। जनता पार्टी से इन्होंने अपना शुरुआत किया है, ये बात आपको पता होना चाहिए।
तो 3 मार्च 2000 को ये सीएम बने थे और इस बार जो है कि उन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। वायु गुणवत्ता मॉडल के लिए 72 घंटे पूर्वानुमान मॉडल बिहार के 3 जिलों में लगाया गया है कि वो क्या कहते हैं कि 72 घंटे पूर्व ही आपको वायु का गुणवत्ता वो बता देगा, उसका एक मॉडलिंग किया जाएगा। तो वो 3 जिलों का आप नाम बता सकते हैं? एक तो पटना है सर, जी पटना जी भागलपुर, हाँ पटना भागलपुर और ये मुजफ्फरपुर। जी नहीं। देखिए, मैं एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बताएं कि वायु गुणवत्ता का पुनर्अनुमान मॉडल जो पूर्व अनुमान मॉडल होता है उसका 3 जिलों में लगाया गया है। तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, गया और पटना। जी नहीं, बता रहा हूँ मैं। पटना, गया और मुजफ्फरपुर। भागलपुर नहीं है इसमें। भागलपुर लोग गेस कर लेते हैं क्योंकि भागलपुर बड़ा शहर है, लेकिन भागलपुर इसमें नहीं है। भागलपुर नहीं है तो कौन कौन है? पटना है, गया है और मुजफ्फरपुर है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर जो है कि ये 3 जिले हैं जहाँ की वायु गुणवत्ता के पुनर्अनुमान के मॉडल लगाए गए हैं जो 72 घंटे पहले ही आपको वायु कैसा रहने वाला है ये बता देगा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, इसका नाम बता सकते हैं? मधु मालविका हाँ, मानवी मधु कश्यप इनका नाम है। बांका जी जिला के अंदर। ये मानवी मधु कश्यप है। इनके जो है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। ये अभी ही 1200 कुछ वैकेंसी था, उसमें जो है कि ये दरोगा बनी है। ठीक है। ओएनजीसी ने समस्तीपुर में तेल और गैस का कुआं खोदने का योजना बनाया है। ये न्यूज बहुत पहले से चला आ रहा है कि ओएनजीसी समस्तीपुर में एक संभावना खोज रही है कि वहां तेल और गैस का कुआं मिल सकता है। तो ऐसा जो है कि आया है। आपको पता होगा कि बिहार का बजट पेश किया गया था, बिहार बजट 2024-25, और उसमें जो है कि सबसे अधिक फोकस किस पे किया गया है, किस मतलब सबसे अधिक जो एलोकेशन है वो किस डिपार्टमेंट को दिया गया, अगर कोई बता सकते हैं तो? शिक्षा पे जो है कि सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, सबसे ज्यादा एलोकेशन शिक्षा पे दिया गया है। एक क्या कहते हैं कमलेश्वर तांती है, इनका निधन हो गया है 21 फरवरी 2024 को। ये क्या थे, अगर कोई बता सकते हैं तो? ये बिहार से ही संबंधित है। कमलेश्वर तांती इनका नाम है। ये हाँ, वे भी कोई लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि ये बुनकर के नेता थे कमलेश्वर तांती, इनका निधन हो गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये कमलेश्वर तांती किसके नेता हैं, तो वो बुनकर के नेता थे। पूर्वी चंपारण के ना उसके बाद जो है कि ट्रांसजेंडर है मोनिका दास, उसको बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ये न्यूज बहुत पहले भी आता था कि मोनिका दास है वो ट्रांसजेंडर है, उसको जो है कि स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो कई महीनों से ये न्यूज है आपका चर्चा में है। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लें कि बिहार में अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आज। 5 लोग। विधानचंद, बिस्मिल्लाह खान, एक एक करके बोल दीजिए। जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खान और कर्पूरेट आप लोग ही ठाकुर। बोल दीजिए। जी जी, बताइए सोनू। जी सर, विधानचंद और एक राजेंद्र प्रसाद, फिर जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खान, कर्पूरेट ठाकुर। बिल्कुल सही है कि 5 लोगों को अभी तक जो है कि बिहार से भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। एक तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं जो बिहार के व्यक्ति थे और देश के पहले राष्ट्रपति थे उनको, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी को मिला है, बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है, विधान चंद्र राय को मिला है और जो है कि कर्पूरी ठाकुर को अभी रिसेंट में मिला है। ठीक है, बिहार से 7 लोगों को पद्म अवार्ड भी मिला है 2024 में। मैंने इसका भी जिक्र किया था उस दिन, तो शायद आपको अगर नाम पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि 7 लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है। इसमें पहला जो है नाम है वो सीपी ठाकुर का है, उसके बाद जो है कि दूसरा नाम है राम कुमार मलिक का, तीसरा नाम बिंदेश्वरी पाठक का है, चौथा नाम सुरेंद्र किशोर का है, पांचवा नाम अशोक कुमार विश्वास का है, छठा नाम जो है कि शांति पासवान का है और सातवां नाम जो है कि ये शिवम पासवान का है। तो इन 7 लोगों को जो है कि पद्म अवार्ड मिला है। ठीक है, शिवम कुमार पासवान तथा शांति पासवान को जो है कि ये पद्म श्री जो अवार्ड मिला है 2024 का, इसको मिला है टेटू पेंटिंग के लिए। ये मधुबनी और मिथिला क्षेत्र की एक पेंटिंग है जिसको कि गोदना कहते हैं ना, वो जो काला काला बनवाया जाता है शरीर में, तो वही उसी के टेटू पेंटिंग का ये आर्ट है। और इनको जो है कि क्या बोल रहे हैं, टिकुली कला था। नो, टिकुली कला नहीं है, अशोक कुमार विश्वास है टिकुली कला से संबंधित, ये नहीं है। ये गोदना पेंटिंग बोला जाता है इसको, इससे संबंधित है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चीज का डिस्कस भी किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, ये जो टिकुली पेंटिंग है ना, इसके लिए अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री मिला है। ये टिकुली पेंटिंग अलग है और टैटू पेंटिंग जो है अलग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो टैटू पेंटिंग में जो है कि शिवम पासवान और शांति पासवान ये दो व्यक्ति हैं, ये टैटू पेंटिंग के हैं। और टिकुली पेंटिंग के जो है अशोक कुमार विश्वास है,
और इसको जो है कि क्या कहते हैं, टिकुली कला का भीष्म पितामह भी कहा जाता है अशोक कुमार विश्वास को, और इसको जो है कि टिकुली कला के लिए पद्मश्री मिला है, जबकि अन्य 2 लोगों के लिए, शिवम पासवान और शांति पासवान को गोदना पेंटिंग के लिए जो है कि ये मिला हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री अवार्ड 2024 में मिला है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये जो सुरेंद्र किशोर हैं, इसका संबंध जो है कि पत्रकारिता से है। दरभंगा घराने के जो एक व्यक्ति हैं राम कुमार मलिक, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है 2024 में। तो दरभंगा घराने से ये 12वीं पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इनके जब पहले जो एंसेस्टर्स थे, जो पूर्वज थे, वो दरभंगा घराने में ध्रुपद गायन का काम किया करते थे, ठीक है। तो उसके लिए इनको क्या मिला है, क्या कहते हैं, ये पद्मश्री मिला है, और इनका नाम क्या है, राम कुमार मल्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का नाम, उनको किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पता करना है आपको। उसके बाद जो है कि एक भाजपा के नेता हैं चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, ठीक है। ये काफी पढ़े लिखे नेता हैं, तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड 2024 का जो दिया गया है, ये कालाजार पर इन्होंने रिसर्च किया है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये 9 साल के थे तो उस समय इसको कालाजार हो गया था, तो आगे चल के इन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद जो है कि कालाजार के क्षेत्र में रिसर्च किया, और आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि उसको पद्म भूषण अवार्ड 2024 दिया गया है। ये भाजपा के नेता हैं, ये चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर इनका नाम है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कि पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। बिंदुश्री पाठक को जो पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2024 में, ये आपको पता होगा कि जो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी इन्होंने, तो इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बिंदुश्री पाठक जी के बारे में। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। और सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, अगर कोई बता सकते हैं तो? कोई बता सकते हैं सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी, ये टीटी 1970 में। हाँ, 1970 सही लिख रहे हैं। 1970 में जो है कि सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। और जो बिंदुश्री पाठक का जन्म हुआ था वो वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में हुआ था, और 15 अगस्त 2023 को इनका दिल्ली में निधन हो गया। पिछले बार ही इनका निधन हुआ है, तो काफी दुखद है। बहुत अच्छे व्यक्ति हमारे बीच से चले गए। इनको देखिए क्या कहते हैं, सुलभ इंटरनेशनल से काफी फायदा हुआ है, खास करके स्वच्छता के क्षेत्र में। आप देखेंगे कि हर जगह ये सुलभ इंटरनेशनल का शौचालय आपको देखने को मिल जाएगा। एक अच्छा न्यूज ये है कि इंडिया का 19वां निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये बेगूसराय में खुलने के लिए जा रहा है। एक तो पटना में है ही निफ्ट, बिहार का एक निफ्ट है पटना में, और दूसरा जो है कि ये बेगूसराय में खुलेगा। तो ये काफी अच्छा न्यूज है, काफी अच्छा लगा सुन के। कल बिहार का को जो है कि बजट में बहुत सारी चीजें मिली है, अगर कोई बता सकते हैं तो। कल मैंने इस चीज का डिस्कशन भी किया था, अगर कोई जानकारी रखते हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। कल बताया तो कुछ तो बताओ। बहुत सही है कि जो वित्त मंत्री बाढ़ के लिए सर 11,000 करोड़ दिया गया है, बाढ़ प्रबंधन के लिए। अब बक्सर में टू लाइन जो है ये पुल बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पे पुल बनाया जाएगा, टू वे। जी, ये हो जाए। ऐसा है कि बिहार को इस बजट में काफी अच्छा सौगात मिला है, जैसा कि बताया जा रहा है कि बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए बजट में जो है कि 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें जो है कि 3 सड़कें हैं। एक तो पटना पूर्णिया 4 लेन सड़क है, ये एक्सप्रेस वे होने वाला है। बिहार में आज तक कोई एक्सप्रेस वे नहीं है। और दूसरा जो है कि बक्सर से भागलपुर के बीच में जो है कि एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, और एक जो है कि आमस और दरभंगा के बीच में जो है कि एक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेस वे 26,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से बनाए जाएंगे। इस वर्ष बजट में ये बात कहा गया है कि इन तीनों एक्सप्रेस वे के ऊपर 100 किलोमीटर के पैच में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी बात है अगर काम स्टार्ट हो जाए तो। उसके बाद जो है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही रिलेटेड है कि बक्सर में जो है कि गंगा नदी के ऊपर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। तो गंगा नदी के ऊपर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आपको पता है गंगा नदी पे कई सारे पुल बनाए गए हैं, जैसे कि भागलपुर में विक्रमशिला सेतु है, उसके बाद जो है कि मुंगेर में भी श्री कृष्ण सेतु है, उसके बाद पटना में भी है, मोकामा में भी पुल है, उसके बाद जेपी सेतु बनाया गया है वहाँ पे। तो इसी तरीके से कई सारे जो है कि एक सुल्तानगंज में अगवानी घाट पुल बनने वाला था, जो कि वो गंगा नदी पे ही पुल था, क्योंकि वो ध्वस्त हो गया, पिछले साल ही गिर गया है। तो एक जो है कि बक्सर में अब बनाने की बात चल रही है, तो बक्सर पे गंगा नदी पर 2 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। एक जो है कि अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस वे है, आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल एक्सप्रेस वे है, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो है कि गया में उसके वहां पे क्या किया जाएगा कि एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि जो आप समझते होंगे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, कि वैसे सड़क जो कि किसी एक विशेष क्षेत्र से गुजर रहे हैं, जिसके आसपास में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो है कि काफी
संभावना रहता है। तो वैसा सड़क है, वो सड़क गया से ही गुजर रहा है। वो इस सड़क की घोषणा बहुत पहले से की गई है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। और इसी में जो है कि एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात की गई है, वो गया डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात की गई है। तो वहाँ पे जो है कि एक ऐसा पॉइंट बनाया जाएगा जहाँ पे कि बहुत सारे लोग व्यापार रोजगार अपना कर सकते हैं। वहाँ पे वेयर हाउस वगैरह बनाए जाएंगे ताकि इंडस्ट्रीज के लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, उसके बाद जो है कि 2000 या 2100 करोड़ रुपए, 21,400 करोड़ रुपए से जो है कि पीरपैंती में, भागलपुर में पीरपैंती है, वहाँ पे एनटीपीसी एक खोलने का घोषणा किया गया है, जो ऊर्जा क्षेत्र में। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एक तो भागलपुर में पहले से भी है। भागलपुर के कहलगांव में 1984 के आसपास से ही एक एनटीपीसी है, वो काम कर रहा है, अभी भी चलता है। और एक नया एनटीपीसी वही पीरपैंती में बनाने की बात की गई है। तो ये एक अच्छी बात है, बिहार के बजट में जो है कि इस चीज का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो महाबोधि मंदिर है, यहाँ पे 2 मंदिर है, एक महाबोधि मंदिर है, एक विष्णुपद मंदिर है। इस दोनों मंदिर के आसपास में जो है कि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। आप जानते हैं मंदिर का कॉरिडोर क्या होता है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। तो आई थिंक कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि कॉरिडोर क्या कहलाता है, कॉरिडोर क्या होता है। तो मतलब कॉरिडोर वो चीज होता है जो मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे मंदिर से वो निरंजना नदी या फल्गु नदी तक जाना है, जितने भी आसपास की सड़क है उस पर जो है कि सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उस पर चौड़ीकरण किया जाएगा। और उसमें जो है कि जो जितने भी तीर्थ यात्री वगैरह आते हैं, पर्यटन में घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए जो है कि अच्छी सुख सुविधाओं का विकास किया जाएगा। दैट इज द मंदिर कॉरिडोर। तो एक विष्णुपद मंदिर में है और एक जो है कि ये बुद्ध का जो भगवान का मंदिर है वहाँ पे, उस दोनों में इंडस्ट्रियल मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। उसके साथ ही साथ जो है कि क्या कहते हैं, एक और घोषणा किया गया है इस बजट में, जो नालंदा है, राजगीर है, वहाँ पे पर्यटन की सुविधाओं का विकास होगा। आपको पता होगा कि जो पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं राजगीर में आते भी हैं, और पर्यटन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इनके पर्यटन सुविधाओं के विकास करने की बात की गई है। साथ के साथ बिहार में जो है कि एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। एक पूर्णिया में एयरपोर्ट है, एक भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। तो देखते हैं अब किस एयरपोर्ट को ये पैसा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम स्थापित करने की बात की है। मेडिकल कॉलेज में उम्मीद है कि दरभंगा मेडिकल जो एम्स है उसको पैसा मिलेगा इस बार। और जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये स्टेडियम बनाने की बात चल रही है। तो पता नहीं किस शहर को ये स्टेडियम जाने वाला है, ये अभी इस बजट में क्लियरली इस चीज को लिखा नहीं गया है। तो इस तरीके से जो है कि कई सारी चीजें की गई है। एक जो है कि नेपाल से भारत सरकार बात करने वाली है, और बिहार, चूंकि उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से काफी प्रभावित रहता है, इस चीज को हम लोग सदा से जानते आए हैं। तो ये बिहार की समस्या है। तो इस समस्या से निजात के लिए और बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय कोष से 11,500 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, ताकि सरकार जो है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण कर सके। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस बार के बजट में जो है कि कई सारी सौगातें बिहार के लिए दी गई है। इसी तरीके से सौगात आंध्र प्रदेश के लिए भी दी गई है, लेकिन हमको बिहार का जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार का एग्जाम हमको देना है। तो बिहार के एग्जाम की दृष्टि से बिहार वाले जो बजट के प्रावधान हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और चीजें और की गई है कि बहुपक्षीय विकास के लिए बिहार के अनुरोध पर तेजी से काम किया जाएगा। और जो है कि जो छोटे छोटे जगह से बिहार सरकार लोन की बात करती है, जैसे कि क्या कहते हैं, मैं ये इनमें छोटे छोटे जो इस इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, जैसे कि IMF है, या फिर वर्ल्ड बैंक है, या फिर ब्रिक्स बैंक है। ADB है। हाँ, तो या फिर और भी जो बैंक्स हैं वहां से जो लोन लेने की सरकार बात करती है, तो उसमें जो है कि भारत सरकार भी मदद करेगी और इनको लोन दिलवाने में मदद करेगी। तो ये भी कल बजट के भाषण में कहा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जो भी बातें की गई हैं वो पूरी हों, क्योंकि इससे पहले भी आरा में जब भाषण हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। वो पैकेज कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं, कहाँ गया, क्या हुआ। तो वैसा हश्र इस पैकेज का ना हो, जो दिया गया है वो मिले हमें। ठीक है, पूछिए कुंदन, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये सर कि ये कभी ऐसा क्वेश्चन सर पूछा जा सकता है क्या कि क्या? गंगा नदी पर कुल कितने ब्रिजेस जो है बने हैं ऐसा तो या नहीं है? पूछना चाहिए। गंगा नदी तो पर हम ये कितने सोच पुल रहे बने थे हैं? सरकार कि हमको ये हमेशा कंफ्यूजन होता है कि 6 है कि 7 है कि 8 है। तो सर एक बार इसको क्लेरिफाई कर दीजिए, हो सकता है याद कभी पूछ दे। ऐसा तो पूछने का उम्मीद कम है कि कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि गंगा नदी पे कितने पुल हैं। ठीक है, अब जहां तक मुझे ध्यान है कि 3-4 पुलों को तो मैं जानता हूँ, और कहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है कि पुल कहाँ कहाँ पे है। तो एक तो भागलपुर में है, जो क्या कहते हैं पूर्वी क्षेत्र में घुसता है, तो यहीं पे एक पुल है। उसके बाद सुल्तानगंज में बनने वाला था तो वो तो टूट के गिर गया है। उसके बाद मुंगेर में रेल क्या कहते हैं, सड़क ब्रिज है। उसके बाद मोकामा में एक गंगा पे ब्रिज है। उसके बाद जो है कि पटना में एक पटना वाला जो महात्मा गांधी सेतु है वो है। उसके बाद एक जो है कि छपरा को जोड़ने वाला जो जयपुर सेतु बनाया गया है वो है। और उसके बाद बक्सर का बात चल ही रहा है, और उसके उधर का हमको आइडिया नहीं है एग्जैक्ट।
तो अगर कोई है उधर से तो बता सकते हैं, अगर गंगापुर जो गंगापुर आर पार उत्तर पटना में तरफ। सर 2 है, हाँ, पटना पटना में का 2 2 है है, ये मुझे पता है। जी। और उसके अलावा उधर क्या 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 आइडिया है, ये मुझे पता नहीं है, तो अगर कोई जानते हैं तो बताएं।